जय हिंद दोस्तों, हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चालू हो चुका है और आज हम हिंदी लेकर आए। हिंदी में पढ़ाएंगे आपको। जो भी स्टूडेंट है पढ़ने वाला, हमारी पर डे क्लास चलेंगी यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री रहेंगे। और यही यूट्यूब चैनल हमारा एग्ज़ाम बोलो। अभी हमारा हिंदी का जो आज का पहला टॉपिक है, वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे? जो हमारा वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारे क ख ग आ उ ये सब हमारे वर्ण हैं, लेकिन व्यवस्थित क्रम कैसे है? अगर माना हमने लिख दिया आ क ज, तो ये जो है ये हमारा व्यवस्थित क्रम नहीं है, तो इसको हम वर्णमाला नहीं बोलेंगे। वर्णमाला का मतलब हमारा अ ई उ ये ऐसे जो बिल्कुल व्यवस्थित लिखे हुए हों उनको हम वर्णमाला बोलते हैं। अभी इसमें वर्णमाला को जो हमारे वर्ण जो होते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। अक्षर मतलब जिनको तोड़ा ना जा सके। तोड़ा कैसे ना जा सके? कोई भी अक्षर है, ये जो है ये सब हमारे अक्षर ही हैं, इनको तोड़ा ना जा सके तो इन्हीं को हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को। इसमें से अपने क्वेश्चन बनते हैं बहुत, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? ये बहुत छोटे क्वेश्चन ऐसे ही हिंदी में से बन जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं। तो भाषा की जो हमारी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। वर्ण से हमारा अक्षर बनेगा, जो अक्षर को तोड़ा ना जा सके। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ये भी क्वेश्चन आए हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है वो होती है हमारा शब्द। शब्द कैसे? जैसे कमल है, चमन है, तो ये जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वो शब्द होते हैं। इसमें हमारा कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी लिख दो। मान लो लिख दिया किसी ने लमक, तो ये शब्द नहीं है हमारा, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। शब्द भी जो जिनका कुछ मतलब हो, कुछ अर्थ निकलता हो, तो वही भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहलाता है। तो अभी ये कमल, चमन नाम कुछ भी हो सकते हैं, और भी कुछ जो भी होगा वो सब शब्द में ही आते हैं अपने। शब्द जो हमारा मिलकर बनता है। और एक और बनता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है हमारी ध्वनि होती है। ध्वनि यानी जिसको हम बोलते हैं, जो बोलने से हमें मालूम पड़ रहा है उसको हम ध्वनि बोलते हैं। इसमें ही ध्वनि क्या है? अगर जो लिखित इकाई में हम बोलेंगे तो आएगा हमारा वर्ण, और मौखिक इकाई में बोलेंगे मतलब जो बोल रहे हैं, लिखेंगे तो हम तो वर्ड लिखेंगे, लेकिन मौखिक इकाई जिसको हम बोल के लिख रहे हैं उसको हम ध्वनि बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? वर्णमाला क्या होती है? हमारा जो व्यवस्थित क्रम में लिखा हो उसको हम वर्णमाला कहते हैं।
कोई भी हो जो व्यवस्थित लिखा होएगा उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। और फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी? वर्ड। वर्ड को ही हम ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि हम लिखेंगे तो वर्ड में, लेकिन जब बोलेंगे उससे ध्वनि उत्पन्न होगी तो हम उसको ध्वनि बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई में हमारी क्या होती है? शब्द होती है। कोई भी शब्द हो सकते हैं, कमल चमन आदि इत्यादि शब्द हो सकते हैं, लेकिन शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लिख दो तो वो भी जिसका अर्थ नहीं होगा वो शब्द नहीं होगा। और उसी में फिर एक क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई में हमारा ध्वनि, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं। लिखित अगर किसी वजह से क्वेश्चन आ जाता है क्या, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, एग्जामिनर घुमाने के लिए कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, लिखित और छोटी जो इकाई होती है वर्ड होती है। वर्ड मतलब हम उसको लिख रहे हैं, लेकिन ध्वनि कैसे हो रही है? जिसको हम बोल रहे हैं। एक छोटी सी बात है, घुमाने के लिए ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है। तो बस याद रखना है कम वर्ड जब हम लिखते हैं तो होती है, और जो मौखिक इकाई रहेगी मतलब जो बोलने के हिसाब से आएगी वो हमारी ध्वनि होगी। तो अभी हम आगे चलते हैं। काफ़ी अच्छे से आपको हिंदी पढ़ाएंगे, जो भी कुछ दिक्कत नहीं होगी, एकदम जीरो लेवल से। तो अभी हमारे वर्ड के भेद, राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। वर्ण के भेद, तो हमारे वर्ण के जो भेद होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर, दूसरे व्यंजन। इनमें जो हमारा ज़्यादा रहता है स्वर, और दूसरा हमारा व्यंजन। स्वर में हमारे जो शब्द हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्वतंत्र से जिस शब्द को हम बोलते हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं। मतलब लिखेंगे जो शब्द स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से कैसे है? अभी हमारा व्यंजन में सब हैं आ से ज्ञान तक, तो स्वतंत्र रूप से जिसमें कोई हिचकिचाहट ना हो सके, तो इसमें हमारे क्या आते हैं? अ, बड़ा अ, ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, अंग, अण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी हमारा जो वर्णमाला का नया है अंग और अण, ये आपने देखा होगा जो छोटे बालकों के कायदे कॉपी किताबों में, उनमें अलग लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन ये हमारे आते स्वर में ही है। इनका भी दूसरा रूप आया, इनको जो है हम विसर्ग भी बोलते हैं। विसर्ग कैसे? मतलब बोले जाएंगे ये भी, ए, आ, ई, औ, री, ए। लेकिन अंग अण ये हमारे विसर्ग में चले जाते हैं।
जिसका इसको बोलेंगे अनुसारण, और ये हमारा आ वाला जो रहेगा अयोग्य। तो हमारा ये बताया था, ये विसर्जन में जाते हैं, और अंग को बोलेंगे अनुस्वार, और अण हमारा रहेगा अयोग्य स्वर। अभी इसमें हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो है लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या। तो लिखने के आधार पर हमारी होती 11, ए आ ई उ री ए। अंग हमारे विसर्जन में चल जाते हैं, ये स्वर में लिखे जाते हैं, लेकिन संख्या के आधार पर ये ऐड नहीं होते इसमें। और दूसरा फिर बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या। बोलने में हमारा क्या है, यू री जो रहता है ये कम हो जाता है, क्योंकि यो ए इसके ये दोनों जो है रे जो बोला जाएगा रे। अभी हमारा व्यंजन में भी रे आ जाता है, व्यंजन में रे। तो ये रे जो है बोलने के आधार पर एक कम हो जाता है। तो बोलने के आधार पर हमारे 10 रे, लिखने के आधार पर हमारे 11 और बोलने के आधार पर हमारे 10। अब आ जाते हैं व्यंजन में। व्यंजन क्या होते हैं? जो भी वर्ड स्वरों के मिलने से बनते हैं। जो भी वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाएं वह व्यंजन कहलाते हैं। अब स्वरों की सहायता से कैसे? जैसा हमारा कै बोलेंगे हम कै, लेकिन लिखा कैसे जाएगा? कै प्लस ए। ये हलंत रहता है। इसको हम लिखते वक्त तो ऐसा आधा कै तो लिखेंगे नहीं, अलग लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम नीचे हलंत लगा देते हैं, तो इसलिए यो आधा कै हो जाए। घ, कोई भी शब्द देख लो, घ ए। तो ये जो स्वरों की सहायता से हमारे बनते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। आए यहाँ तक समझ में? क्लियर सब? वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन। स्वर में हमारे लिखने के आधार पर 11, बोलने के आधार पर 10। 10 क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा रे जो है ये व्यंजन में चला जाता है। जो हमारा रे रहता है ये इसमें आ जाता है, तो इसलिए हमारा बोलने के आधार पर 10 रहेंगे और लिखने के आधार पर 11। अंग अण ये विसर्जन में चले जाते हैं, क्योंकि ये इनकी अलग हो। यहाँ तक क्लियर? अभी हम आगे चलते हैं।
अभी पढ़ा वर्णों के भेद, 2 प्रकार स्वर और व्यंजन। अब नंबर 1, स्वरों के प्रकार। अब ये जो हमारे होते 2 टाइप के हैं, लेकिन 3 टाइप हमारे लिखे जाते हैं। तीसरा जो रहता है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहते, बहुत ज़्यादा कम ही रहते हैं। ये हमारे 3 टाइप के। पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा हमारा पिलवर स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ, नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, दीर्घ बड़ा। ये हमारे 2 होते हैं मेन, लेकिन हमारा कुछ जो शब्द बनते हैं बाद में, जिसको हम खींच का बोलते हैं, उसके लिए हमारा एक है पिलुत्व। क्या है? पिलुत्व स्वर। अब ये जो होते हैं हमारे, पहला हर्षस्वरूप, दीर्घ, पिलुत्व, जिनको बोलने में कम समय लगता, जिनको बोलने में कम समय लगे वो हर्षस्वरूप स्वर होते हैं, और जिनको हर्षस्वरूप से ज़्यादा समय लगे, 2 गुना समय लगे, इस स्वर से हमें 2 गुना समय इसके बोलने में लग जाए, वो दीर्घ स्वर होंगे। और जो हमारा ये जो रहता है, जो हमारा पहला हर्षस्वरूप से 3 गुना समय लगने वाले, वो हमारे पिलुप्त स्वर होंगे। कैसे लिखेंगे? जिनको बोलने में कम समय लगे, वो क्या कहलाएंगे? हमारे हर्षस्वरूप स्वर। किनको कम समय लगता है? ए, ई, उ, इनको क्या हमारा कम समय लग जाए। रे, सीधे बोलना है, ए, ई, उ, रे, ज़्यादा समय नहीं लग जाए। तो इनमें क्या होता है, ये हमारे हर्षस्वरूप स्वर होते हैं। लेकिन दीर्घ स्वर क्या बोलता है? हर्षस्वरूप से 2 गुना समय लेने, मतलब बोलने में इससे 2 गुना समय लगेगा। इसे 2 गुना कैसा लगेगा? कौन कौन से होते हैं हमारे? जो हमारे बड़े वाले हो गए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, इनको क्या है, हमें 2 गुना समय लग जाए। ए, औ, ओ, इससे 2 गुना समय इनको बोलने में लग जाए, तो ये दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। ये कितने होते हैं हर्षस्वरूप स्वर? ये होते हैं 4। दीर्घ स्वर हमारे कितने हो गए? दीर्घ स्वर हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आ जाते हैं पिलुप्त स्वर में। ये बोलता है जो हर्षस्वरूप स्वर से 3 गुना समय लेने पर, मतलब जो हमारा पहला वाला है हर्षस्वरूप स्वर से 3 गुना समय लेने में, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक और है दूसरा,
खींच के बोलने पर। खींच का कैसा बोला जाएगा? जैसा किसी ने बोला ओ, तो हमारा ओ जो है खींच दिया उसने, बाद में न। कैसा लिखा, कैसा जाएगा वो? ये सिंबल देखा होगा, तो ये जो है ये मतलब खिंच रहा है। किसी ने बोल दिया राम, आ जो है खिंच गया इसमें। तो ये जो खिंच जो रहा है, खींच का बोलने वाले को ही हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर में हमारे ये जो आ, ई, ओ, उ, ए, ओ, अ, तो इनमें क्या है हमारा, बनते कैसे? जैसा हमारा आ का तो क्या है, आ ई को मिलकर हमारा ए बनता है। ए जो है, ए जो बनेगा हमारा, आ और ई को मिलता है ए बनेगा। वैसे ही आ को अगर ए को मिला दें तो हमारा ए बन जाएगा। हमारा एक और आता है, देखा होगा, आ, ये कहाँ से आया? ये शब्द देखा होगा लगा हुआ ऊपर, तो इसको अंकी बिंदी समझ लेते हो, लेकिन ये अंकी बिंदी नहीं। ये जो हमारा आया है अंग्रेजी से आया हुआ है, और इसको हम बोलते हैं आगत शब्द। आगत स्वर। आगत स्वर माने जो बाहर से आया हुआ, जो इनसे ना बना हो, जो बाहर से आया हुआ हो, उसको आगत स्वर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अंग्रेजी से ये आया हुआ है, अंग्रेजी शब्द से। अब इसकी कहाँ ज़रूरत होती है? डॉक्टर। लोग बात क्या बोलते हैं? डॉक्टर। लेकिन वो डॉक्टर नहीं होता, होता है डॉक्टर। DOCTOR, डॉक्टर। तो इसमें आ जो है ये जो आया, ये अंग्रेजी शब्द से आया, तो इसलिए इसका जो आगत स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ स्वर है, ये इनसे नहीं आया है। ज़रूरत हमें यहाँ पड़ती है, तो ये बन जाता है क्वेश्चन में क्या, आगत स्वर कहाँ से आया? तो सिंपल है, कहाँ से आया? अंग्रेजी से आया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? स्वरों के प्रकार, हर्षरूप, दीर्घ, प्लुप्त, तीनों का इसमें 4 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, और ये जो खींच का बोलने वाला प्लुप्त स्वर होता है, हर्षरूप से 3 गुना समय लेने वाले। अभी हमारा यहाँ तक क्लियर? अगला टॉपिक चल। भी जो आता है हमारा जीव के आधार पर बोलने वाले
स्वर, जिसको हम जीभ के आधार पर तो अभी हमारा अगला आता है जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब जिसको हम जीभ के आधार पर बोलते हैं तो उनका कैसे वर्गीकरण, कौन से जीभ के आगे के हिस्से से बोल जाए, कौन से बीच के हिस्से से, कौन से लास्ट के हिस्से से, तो ये सब हमारा जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अब जीभ से हमें मालूम कैसे पड़ेगा? जो हमारे अगले हिस्से से बोले जाते हैं, वो बीच के हिस्से से बोले जाते हैं, वो लास्ट के हिस्से से बोले जाते हैं। तो हमारा पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर, जो मतलब दूसरा मध्य स्वर जो हमारा जीभ के बीच के हिस्से से बोले जाते हैं, और तीसरा है पश्च, जो हमारा जीभ के आखिरी हिस्से से बोल जाते हैं। सिंपल सी थ्योरी है इनकी, जो हमारे जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं वो आग्र, जो मध्य हिस्से से बोले जाते हैं वो मध्य स्वर, जो लास्ट के हिस्से से मिलकर बोले जाते हैं वो पश्च स्वर। इनमें होते कौन कौन से हैं? ई, ये क्या है हमारे? ई, ए, ओ। तो ये जो है हमारे ए, यानी कि जीभ के ये अगले हिस्से से बोले जाते हैं। मध्य हिस्से से हमारा खाली सिर्फ एक ही आता है ए जब हम बोलेंगे तो हमारा आवाज़ भी तेज और बीच के हिस्से से बोले जाएगी, तो इसको हम मध्य स्वर में लिखते हैं। तीसरे में पश्च स्वर में, जो हमारे लास्ट हिस्से से बोले जाते हैं, आ, ओ, आ, उ, ओ, तो ये जो है ये हमारे आखिरी हिस्से से बोल जाने जीभ के, तो इसलिए हम इनको लास्ट में रखा है। ये मध्य बीच बोलते हैं आखिरी स्वर, जो हमारे फर्स्ट हिस्से, इसको जो है अग्रिस भी बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारा लेक्चर कैसा लगा? राइटिंग का थोड़ा इशू है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। बाकी और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताओ। कुछ सुधार लाना है लिखने में, दिखने में, बोलने में, बाकी तुमको समझने में, और किस उससे पढ़ाना है, और धीमे से या और कुछ फास्ट पढ़ाना है, तो ये सब जो भी दिक्कत है वो बताना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।